हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग हर वर्ष किसी न किसी रूप में यह आपकी परीक्षाओं में आता रहता है। और ये दोनों टॉपिक हैं कोरोजन एंड रेसिडिटी। सबसे पहले हम लोग कोरोजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कोरोजन एक्चुअली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ अ मेटल टू गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स मोर स्टेबल फॉर्म, लाइक टू गेट कन्वर्ट इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म, हाइड्रोक्साइड फॉर्म और सल्फाइड फॉर्म। जब किसी मेटल का धीरे धीरे नेचुरल ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने के बाद वो मोर स्टेबल हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ही हम रेसिडिटी कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल सरफेस। अब क्वेश्चन उठता है, ऐसा क्या हो जाता है कि मेटल के सरफेस का ऑक्सीडेशन धीरे धीरे होने लगता है। सो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल सरफेस टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड्स, बेसेस, मॉइस्चर्स एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस विद द मेटल एटम। जब किसी मेटल के सरफेस पर एसिड, बेस, मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैसेस का अटैक होता है तो उस मेटल सरफेस का धीरे धीरे स्लो ऑक्सीडेशन होने लगता है और वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और या फिर सल्फाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं कोरोजन। तो कोरोजन टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एयर या एटमॉस्फेरिक गैसेस कह सकते हैं। देन एसिड्स, बेसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस, मॉइस्चर, दीज आर द फैक्टर्स। एटमॉस्फेरिक गैसेस यहाँ कह सकते हैं इसकी जगह पर। तो एटमॉस्फेरिक गैस का जब भी किसी मेटल सरफेस पर अटैक होता है तो धीरे धीरे उस मेटल सरफेस का ऑक्सीडेशन होने लगता है और उसके ऑक्सीडेशन होने से उसकी मेटल की जो ऊपरी सरफेस है, ऊपरी सतह है, वो धीरे धीरे एचिंग आउट होने लगती है। एचिंग आउट मतलब धीरे धीरे खुरच करके बाहर निकलने लगती है, सतह को छोड़ने लगती है और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कोरोजन। अब हम कोरोजन के बारे में कुछ चीज़ें और देखेंगे। कोरोजन इंजीनियरिंग, ये भी वर्ड इस्तेमाल होता है। कोरोजन इंजीनियरिंग इज़ द फील्ड डेडिकेटेड टू कंट्रोलिंग एंड स्टॉपिंग द कोरोजन। कोरोजन इंजीनियरिंग वो इंजीनियरिंग है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कोरोजन को कैसे स्टॉप करें, कैसे हम कोरोजन को रोक सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर वर्ष कोरोजन की वजह से पब्लिक का बहुत सारा नुकसान होता है। बहुत सारे जो कारें जो बहुत दिन तक खड़ी रहती हैं, उनकी कार बॉडीज़ ख़राब हो जाती हैं। ब्रिजेज तो बहुत सारे, स्पेशली जो रेलवे के जो ब्रिज होते हैं जो आयरन के बने होते हैं, वो कोरोजन की वजह से धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। आयरन रेलिंग्स, शिप्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आयरन या दूसरे मेटल से बने होते हैं, अगर उन्हें काफ़ी समय तक अनडिस्टर्बली छोड़ दिया जाए, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक गैसेस, एसिड, बेसेस और मॉइस्चर्स उनकी सतह पर अटैक करते हैं और धीरे धीरे उनका स्लो ऑक्सीडेशन करके उनका कोरोजन कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी सरफेस जो होती है लेयर बाय लेयर हटने लगती है और वो धीरे धीरे वीक होते चले जाते हैं और ब्रेकेबल होते चले जाते हैं, टूटने योग्य होते चले जाते हैं। और इस प्रकार से कोरोजन की वजह से
हमारे बहुत सारी जो मेटल बॉडीज़ हैं, मेटल से बने हुए वस्तुएं हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। क्वेश्चन आता है कि रस्टिंग क्या है, रस्टिंग और कोरोजन में क्या डिफरेंस है। रस्टिंग इज कोरोजन, रस्टिंग एक तरीके से कोरोजन है, लेकिन रस्टिंग वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आयरन का कोरोजन हो रहा हो। तो आप कह सकते हो कि कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। एवरी ईयर, हर साल बहुत सारे धन जो है हमारे वेस्ट हो जाते हैं, बहुत सारी अमाउंट वेस्ट हो जाती है हमको डैमेज्ड आयरन को बदलने में कोरोजन की वजह से। अब हम आयरन की रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं? आयरन की रस्टिंग को रोकने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेंटिंग का, ऑयलिंग का, ग्रीसिंग का, गैल्वेनाइजेशन का, एनोडाइजेशन का। ये सारे मेथड हैं जिनकी वजह से हम, जिनके द्वारा हम आयरन की रस्टिंग को रोक सकते हैं। आयरन की रोड पर पेंट कर दीजिए, आयरन की रोड पर ऑयल लगा दीजिए, आयरन की रोड पर जो है जिंक मेटल का कोटिंग कर दीजिए। एनोडाइजेशन के द्वारा जो है हम मोर रिएक्टिव मेटल्स को लेस रिएक्टिव मेटल की सरफेस पर कोटिंग कर दें। तो इन सारी प्रक्रियाओं के द्वारा हम कोरोजन को रोक सकते हैं, रस्टिंग को रोक सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन के लिए आपको बता दूं कि गैल्वेनाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें हम स्टील और या फिर आयरन की सरफेस पर जिंक की पतली लेयर चढ़ा देते हैं। तो जब हम जिंक की लेयर आयरन और स्टील के सरफेस पर चढ़ा देते हैं तो उसका कोरोजन रुक जाता है, उसका रस्टिंग रुक जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इट इज़ द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक। तो इस प्रकार से हम जिंक का कोटिंग करते हैं इसके सरफेस पर, और इसी को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं रेसिडिटी का। रेसिडिटी भी एक तरीके का स्लो ऑक्सीडेशन ही है। जैसे कोरोजन स्लो ऑक्सीडेशन है मेटल सरफेस का, ऐसे रेसिडिटी भी स्लो ऑक्सीडेशन है ऑयली एंड फैटी फूड मटेरियल्स का। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना होगा आपको, जब भी आप डेफिनेशन लिखिए रेसिडिटी का या कोरोजन का, तो आपका जो मेन पॉइंट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन एंड प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड इज कॉल्ड रेसिडिटी। ये लाइन पर्याप्त है इसकी डेफिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में पूरी तरह से कहने के लिए। अब बात करते हैं रेसिडिटी की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज ऑफ डिटेरियोरेशन इन फैट एंड फैटी फूड इज ऑक्सीडेशन। इसलिए मैंने आपको बताया कि रेसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड मटेरियल। और जब किसी ऑयली एंड फैटी फूड मटेरियल को हम काफ़ी समय तक अनडिस्टर्बली छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे ऑयली एंड फैटी फूड मटेरियल्स के जो टेस्ट होता है, जो स्मेल होता है, वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है और उसका टेस्ट और स्मेल अनप्लीजेंट हो जाता है। इस प्रकार से जब ऑयली एंड फैटी फूड मटेरियल्स का धीरे धीरे स्लो ऑक्सीडेशन होता है और स्लो ऑक्सीडेशन हो करके उसके स्मेल और टेस्ट अनप्लीजेंट हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को, इस घटना को, इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेसिडिटी। So residity can be defined as the process of slow oxidation of oily and fatty food material due to which their smell and taste get changed and it becomes unpleasant. So किसी भी ऑयली एंड फैटी फूड मटेरियल के स्लो ऑक्सीडेशन होने से यदि उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस का नाम होता है रेसिडिटी। इसको हम रेसिडिटी तब कहते हैं। अब हम रेसिडिटी से कैसे बचेंगे? प्रिवेंशन ऑफ रेसिडिटी। रेसिडिटी से बचने के उपाय क्या हैं? तो रेसिडिटी के प्रिवेंशन का है, देखिए, सबसे पहले रेसिडिटी से बचने के लिए ऑयली एंड फैटी फूड मटेरियल को जो है किसी कलर्ड ग्लास कंटेनर में रखना चाहिए ताकि उसमें लाइट ना पहुंच सके, क्योंकि प्रकाश के द्वारा भी जो है
ऐसे एलियन फैटी फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है और उसका स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है, और इस प्रकार से कह सकते हैं उसका रेसिडिटी हो जाता है। दूसरा हम कर सकते हैं वैक्यूम पैकिंग। हमको ऐसे एलियन फैटी फूड मटेरियल का पैकिंग इस प्रकार से करना चाहिए ताकि उसमें एयर ना जा सके, ऑक्सीजन ना जा सके, और उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। तीसरा हम काम ये कर सकते हैं कि अगर हमें किसी एलियन फैटी फूड मटेरियल को काफ़ी समय तक के लिए स्टोर करके रखना है तो उसमें हम कुछ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन कॉमन साल्ट जो टेबल साल्ट होता है, घर में खाने वाला नमक होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनको मिक्स कर देने से एलियन फैटी फूड मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन रुक जाता है और रेसिडिटी इस प्रकार से नहीं होती। और एक क्वेश्चन बार बार आता है कि व्हाई वी फ्लश्ड पोटैटो चिप्स विथ नाइट्रोजन गैस। हम जब पोटैटो चिप्स की पैकिंग करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? नाइट्रोजन गैस को भरते इसलिए हैं ताकि रेसिडिटी को रोका जा सके। तो आप सिंपली कह सकते हो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रेसिडिटी, क्योंकि नाइट्रोजन की प्रेजेंस में एलियन फैटी फूड का जैसे पोटैटो चिप्स है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, उसकी रेसिडिटी नहीं होती, और इस वजह से हम जो है नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं रेसिडिटी के लिए। अब कुछ चीज़ें और देख लीजिए, सम इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस, कुछ फार्मूले हैं कंपाउंड्स के, ये आपके इस चैप्टर में काम आने वाले हैं, आप उनको नोट कर सकते हैं, जिसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, CaCO3 कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 कॉपर सल्फेट है, CuSO4 ग्लूकोज का फॉर्मूला याद कर लीजिए, C6H12O6 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, NaHCO3 इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, और सोडियम क्लोराइड जिसको टेबल साल्ट भी कहा जाता है, ये टेबल साल्ट है, ये बेकिंग सोडा है, और टेबल साल्ट का फॉर्मूला हो गया NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, और वाटर का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं H2O। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स के फॉर्मूले हैं जो इस्तेमाल होंगे, और कभी कभी इस टाइप से प्रश्न आते हैं, कुछ चीज़ें और डाल दीजिए अपने नॉलेज में, ऐड टू योर नॉलेज, केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, आप इसके आधार पर केमिकल रिएक्शंस और न्यूक्लियर रिएक्शन का डिफरेंस दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ये भी टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में कुछ these reactions involve some loss or gain or overlap of outer orbital electron of reactant atoms. Nuclear reactions involve emissions of alpha, beta and gamma particles from the nucleus. तो ये बेसिक एक डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस है केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड इन टर्म ऑफ मास। मैंने आप बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के हेल्प से उसको बैलेंस कर सकते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्शन इज बैलेंस इन टर्म ऑफ मास एंड एनर्जी, और उसको जो है मास और एनर्जी दोनों के टर्म में बैलेंस किया जाता है। थर्ड डिफरेंस है एनर्जी चेंज इन एनी केमिकल रिएक्शन इज़ वेरी मच लेस व्हेन कंपेयर्ड विथ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के कंपेरिजन में इसमें एनर्जी का चेंज बहुत ही कम होता है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी एक्सचेंज फार एक्सीड, बहुत ज़्यादा एनर्जी का एक्सचेंज होता है, बहुत सारी एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है। और नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पॉइंट, इन ए केमिकल रिएक्शन द एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ किलो जूल पर मोल। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम किलो जूल पर मोल में मेजर करते हैं, जबकि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको MEB में मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको मेजर किया जाता है। तो एक डिफरेंस ये है। और लास्ट पॉइंट नंबर 5, नो न्यू एलिमेंट इज प्रोड्यूस सिंस न्यूक्लियस इज अनअफेक्टेड। और दूसरी तरफ है न्यू एलिमेंट न्यू आइसोटोप्स में प्रोड्यूस ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में नए नए एलिमेंट प्रोड्यूस आते हैं, न्यू एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें नए नए एलिमेंट प्रोड्यूस होते हैं, जबकि इसमें नए एलिमेंट प्रोड्यूस नहीं होते, नए कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो एक डिफरेंस है न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शंस का। और थैंक यू वेरी मच। और हम इस
वीडियो के बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इस चैप्टर का पूरा रिवीजन करेंगे। एक बार पुनः कुछ रिएक्शंस और हम आपके साथ लाएंगे, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस प्रकार से कुछ और रिएक्शंस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और आप लोग सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।